डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो बेटा बिल्कुल कम से कम समय में अपन फर्स्ट शिफ्ट एयरफोर्स का जो पेपर आया है आज उस पूरे का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी ट्रिक्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ बच्चों। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ढंग से देखना। ठीक, जो आगे वाली शिफ्ट के जो भी बच्चे हैं वो भी इसको ढंग से तैयार करें, और जो बच्चे अभी 11th-12th में हैं या एयरफोर्स नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली यूजफुल है। क्लियर बच्चों? ये चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पूरे एक्यूरेट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है बच्चों। उसके लेट आने का रीज़न यही है कि मैं सारे क्वेश्चन पूरे कलेक्ट करके पहले से चेक करता हूँ कि क्वेश्चन ओरिजिनल हैं या फेक हैं। जब 100% ओरिजिनल क्वेश्चन होता है वही आपके लिए लाया जाता है। और आपको अगर 2011 से 2020 तक के पूरे पेपर की प्लेलिस्ट चाहिए हो बेटा, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों लिमिट का है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x-1/x। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार बताया है कि DL हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, यानी ऊपर का भी अवकलन करना है और नीचे का भी। तो e⁻x का e⁻x हो जाएगा बेटा 1 का अवकलन 0, x का 1 हो जाएगा। जब आप इसमें x की जगह 0 लगाओगे तो e⁻0 आएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन log x का इंटीग्रेशन पूछा है। आपको पता है बेटा log x के साथ कुछ नहीं हो तो 1 को मानते हैं और फर्स्ट इंटू सेकेंड से करते हैं। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या फॉर्मूला बेटा? फर्स्ट ऐसे का ऐसा ही, और इंटीग्रेशन किसका? सेकंड का। सेकंड कौन है? 1 माइनस फर्स्ट का तो करना है अवकलन यानी ddx, सेकंड का इंटीग्रेशन और इसको कहते हैं होल इंटीग्रेशन। यहाँ log x का ddx करना है, ये ध्यान रहे है ना। चलिए तो log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, माइनस log x का अवकलन तो हो जाएगा बेटा 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x। तो आप x को कैंसिल कर दो, यहाँ बचेगा बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन x, तो x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा आपका log x माइनस 1। ठीक, x कॉमन ले लिया ना आपने। ये अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन भी एक डेफिनिट इंटीग्रेशन का पूछ लिया बच्चों। इसमें ज़्यादा आपको कुछ भागदौड़ करने की ज़रूरत है नहीं, 10 को t मान लो तो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो sec² dx इक्वल dt हो गया, और लिमिट भी चेंज होगी। तो π/4 रखोगे तो 10 45 1 हो गया, 0 रखोगे तो 10 0 0। 10 की जगह क्या है? t की पावर 6 और sec² dx की जगह dt आ गया। अब t6 का क्या होता है बच्चों? t 7/7 और लिमिट 0 to 1, तो 1 जब आप रखोगे तो आंसर आपको 1/7 मिल जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं ध्यान से। देखिए आगे 3 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। s इक्वल 1 + t + t²। ये s क्या है बेटा? s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, और वेलोसिटी v पूछी है, वेग पूछा है। तो दूरी से वेग निकालना, समय दिया है 5 सेकंड, लेकिन ये अभी नहीं रख देना, ये रखा जाएगा बाद में। आपको पता है कि जो v होता है, वेलोसिटी होती है, वो ds/dt के बराबर होती है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसका आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करो, 1 का 0, t का 1, t² का 2t। अब ये वेलोसिटी में चेंज हो गया, t की वैल्यू रख दो 5, तो 5 × 10 + 1 11 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आ गया बाउंडेड एरिया, परिबद्ध क्षेत्रफल। आपको पता है x² = y जो है वो y² = 4ax के टाइप का पैराबोला है, और x² = y ये बच्चों x² = 4ay के टाइप का है ना। समझना, बिल्कुल ट्रिक से करा रहा हूँ। यहाँ देखिए, तो y² = 4ax के टाइप का पैराबोला तो बेटा इधर खुलता है, और x² = 4ay के टाइप का इधर। और आपको पता है यहाँ x और y की वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब एक तो ये 0 0 पर काटेंगे और एक 1 1 पर काटेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो 0 0 भी दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है और 1 1 भी।
तो आपको ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया थोड़ा दिमाग लगाना, निकलेगा कैसे देखो। पहले मैं क्या करूँगा, ये पूरा एरिया निकालूंगा, ये पूरा एरिया। ये देखो छत किसकी है, ये वाला डायग्राम किसका है, ये इसका है। तो इसमें y की वैल्यू कितनी है, √x। तो ये ध्यान रहे आगे आएगा, क्योंकि ये नीचे होता है, नीचे का वाला डायग्राम ये माइनस होता है, तो ये नीचे वाला है। तो इसमें y की वैल्यू कितनी है इसकी, यहाँ से y की वैल्यू है x², ये माइनस होगा। आप कहोगे लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वही 0 to 1 तक रहनी है, लिमिट 0 से 1 तक रहनी है। अब इसका आंसर चेक कर लो, √x का समाकलन क्या होता है, x की घात 3/2 अपॉन 3/2, x² का x³/3। लिमिट बेटा क्या चल रही है, 0 से 1। तो ये पावर ऊपर जाएगी आपकी, तो ये 2/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ x की जगह 1 लगाएंगे, 1 का क्यूब 1/3, 2 में से 1 जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। सही है ना। ठीक, अगला देखते हैं। देखो कई बच्चों ने, अब यहाँ पर देखो एक कन्फ्यूज़न और मैं आपको बता दूँ, कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, वो तो ये कह रहे हैं कि सर इसका और इसका बाउंडेड एरिया पूछा है, परिबद्ध क्षेत्रफल, और कई बच्चे ये कह रहे हैं कि इसका सर और इसका दोनों परवलय का एक एक पर एंगल पूछा है, एंगल। तो कोई बात नहीं, एंगल देखिए कैसे निकालते हैं। एंगल के लिए फॉर्मूला होता है बेटा tan θ इक्वल मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आप कहोगे सर वो तो ठीक है, लेकिन m1 m2 कहाँ से आएगी, m1 m2 आएगी बेटा इनका अवकलन करके, जो dy dx आएगा ना, उसमें ये 1 1 रखोगे तब m1 m2 आएगी। चलिए कैसे देखो, चलो अवकलन करो, x का 1, y² का 2y dy dx। यहाँ से dy dx की वैल्यू बच्चों क्या हुई, 1/2y। अब इसको m1 में बदलने के लिए ये 1 1 रखो, तो x y की जगह 1 रखोगे, 1/2 हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे, x² बराबर y करो, x² का 2x और y का dy dx। सही है ना बच्चों ये। अब यहाँ x की जगह ये 1 रख दो, तो 2 × 1 यानी m2 की वैल्यू 2, तो m1 और m2 ये आ गए। अब इसमें आपको पुट कर देना है, तो मॉड ऑफ m1 कितना है, 1/2 माइनस m2 2, 1 प्लस 1/2 × 2, 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा tan θ इक्वल 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2, माइनस को मॉड खा जाएगा, और 1 और 1 2 ये आपकी नीचे ऑलरेडी चल रही है, और ये tan उधर ले जाएंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 3/4। ठीक, ये तो अगर मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेड एरिया पूछे, परिबद्ध क्षेत्रफल, तो भी मैंने आपको क्वेश्चन की ट्रिक बता दी। और अगर आपको इन दोनों वक्रों पर इस बिंदु पर कौन एंगल पूछे तो एंगल भी आप निकाल सकते हो। आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां और 8वां क्या है बच्चों, यहाँ पर y की वैल्यू एक दी हुई है और d2y dx² प्लस n² y पूछी है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा है एनसीईआरटी की प्रैक्टिस ज़रूर करो। एनसीईआरटी से देखो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए यहाँ अवकलन करते हैं dy dx, तो ये साइन का क्या हो जाएगा बेटा cos nx, और nx का करेंगे ना तो nx का हो जाएगा n, क्योंकि x का कोफिशिएंट n है। b cos का माइनस साइन nx, और nx का करोगे तो n हो जाएगा। अब इसका दोबारा कर दो, तो d2y dx², दोबारा से करेंगे तो a × n, an तो ये है, cos का क्या हो जाएगा माइनस के साइन nx, और x का कोफिशिएंट कौन है n, तो वो अलग से भी लिखना जाएगा। साइन का हो गया बेटा cos nx, और एक n तो यहाँ पहले से है, और एक n ये ध्यान रहे जब आपने अवकलन किया है तो x का जो गुणांक n है वो भी गुणा में आएगा। आप ये बताओ बच्चों यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन बोलो। कॉमन है अंदर से आपकी n², तो n² कॉमन लेके अंदर बताओ क्या बचा, a साइन nx प्लस b cos nx। अब ये बेटा a साइन nx प्लस b cos nx किसकी वैल्यू है, ये देखो ये y की वैल्यू है। तो यहाँ बच्चों क्या बचा, d2y dx² बराबर माइनस n², ये वैल्यू किसकी हो जाएगी
वाई की हो जाएगी। ये एन स्क्वायर वाई इधर आएगा किसका होगा, प्लस का। और जब बच्चों आप इसे इधर लोगे प्लस का तो बराबर में क्या रह जाएगा, 0। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी थी, वो आपकी कितनी आ गई, 0 आ गई है ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ गया बेटा। क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये दोनों वैल्यू दी हैं और ये पी ऑफ एफ पूछी है। देखिए आपको बेटा वैल्यू किसकी दी है, पी ऑफ ई यूनियन एफ की। ठीक, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि स्वतंत्र घटनाओं में जो पी इंटरसेक्शन एफ होता है वो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ होगा। ठीक, इस हिसाब से काम करना है। तो चलो पी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बराबर में कितना चल रहा है, 0.60। तो पी ऑफ ई कितना है बच्चों, पी ऑफ ई ये रहा 0.35। पी ऑफ एफ ये आपको निकालना है। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपको क्या दे रहा है, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। तो पी ऑफ ई कितना है, ये रहा 0.35 इंटू पी ऑफ एफ। पी ऑफ एफ आपको निकालना है तो इसे यूं ही रहने दो, है ना। यानी इसकी वैल्यू क्या निकली, 0.35 इंटू पी ऑफ एफ माइनस का 0.60 आपका चल ही रहा है, ये सॉरी बराबर। अब ये देखो 0.35 उधर जाएगा तो घटेगा, तो 0.60 में से ये 0.35 जाएंगे तो बचेंगे 0.25। यहाँ देखो आप, ये यहाँ कॉमन क्या है, पी ऑफ एफ, तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.35, यही बच रहा है ना। तो यहाँ देखना बच्चों, पी ऑफ एफ इंटू एक में से 0.35 घटेगा तो बचेगा 0.65, और ये 0.25 चल ही रहा आपका। ये आप इसका भाग दोगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगी, 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5/13। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं बेटा, ये है ए और ये है बी और ये है सी, और आपको पूछा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देखो ए यूनियन बी पहले निकालेंगे, तो ए और बी का यूनियन करो, मिला के लिखो। कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। सही है। अब ये कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि जो ए यूनियन बी दिख रहा है उसका सी के साथ कॉमन लेना है। तो कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कितना था, 1 2 3 4 6, ये रहा सॉरी 1 2 3 4 5 6, और सी कितना है 3 4 6। तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, 3 4 6। 3 4 6 को 3 4 6 लिख दो, या ऑप्शन के हिसाब से सी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला यहाँ बच्चों ये एक वैल्यू पूरी दी हुई है और x का मान पूछा है। किसका पूछा है, x का। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो x के मान में क्या है, आपको पता ही होगा कि साइन इनवर्स x को हम चाहें तो कभी भी π/2 माइनस कोस इनवर्स x लिख सकते हैं बच्चों। चलिए यहाँ लगा दो, साइन इनवर्स x की जगह क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कोस इनवर्स x माइनस का ये चल रहा है कोस इनवर्स x इक्वल π/6। तो ये आपका π/2 उधर चला जाएगा, कोस और कोस हो गए बेटा -k2 कोस इनवर्स x इक्वल π/6 में से π/2 जाएगा, यानी 30 में से 90 जाएगा, तो माइनस का बचा क्या 60, और ये माइनस से तो माइनस गई, और यहाँ वज्र गुणा करोगे 2 3 6 हो गए, और कॉस इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो कॉस π/6 हो जाएगा बेटा, कॉस π/6 यानी कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। आगे यहाँ देखिए बेटा मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, ये a+b है और ये a-2b है। वैल्यू किसकी पूछी है, a की। एक काम करो, पहले आप इसमें 2 का गुणा करो जिससे कि ये 2b कैंसिल हो, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2a + 2b इक्वल
मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, 10 12 14 16। अब यहाँ पर a माइनस 2b देखते हैं, वो क्या है, वो आपकी है 1 माइनस 2 3 1। यहाँ जैसे ही हम बेटा हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a की, तो 2b कैंसिल कर दो, 2a और a हो गया 3a, इनको ऐड कर दो, तो 10 और 1 11, 12 में से 2 गया 10, 14 और 3 हो गए 17, 16 और 1 ये भी 17। 3 का भाग दे देंगे, तो भाग देने का ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बटे में लिख दो, 11 10 17 17। सही है, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, ये a की वैल्यू हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IF पूछा है कि IF क्या होता है सर, IF होता है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समाकलन गुणक कहते हैं। आपको जैसा कि दिख रहा है ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, LDE है, इसकी तुलना dy dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू से करते हैं, तो हम देख रहे हैं p का मान तो 1/x आ रहा है और q का x³ आ रहा है, ये आपके p और q हो गए। अब आपको IF निकालना है, तो IF कैसे निकलेगा, देखो e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो p कितना है बताओ, p है यहाँ पर 1/x, तो यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करोगे तो ये आपका log x हो जाएगा और e log को खा जाएगा, तो बेटा आंसर x आएगा। क्लियर। आगे अगला कह रहा है बेटा एप्पल शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं, एप्पल शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं। तो आपको पता है, देखो इसमें ट्रिक होती है, एप्पल में कितने अक्षर हैं 5, और कोई डबल आ रहा है कि सर p डबल आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 2 बार, उसका भाग लगा दो, इसमें क्या है, बिल्कुल सरल है, 1 सेकंड का काम है। फैक्टोरियल 5 का मान होता है बच्चों 120, फैक्टोरियल 2 का 2 यानी 60 शब्द बन जाएंगे। अब यहाँ 14वें में क्या है, आपको 2 डिटर्मिनेंट दिखाई दे रही होंगी। ये एक्चुअल में चक्कर क्या है कि एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, मैंने इसको टैली भी किया है, तो यहाँ तो क्वेश्चन ये है, यहाँ ये है, अपन दोनों को ही सॉल्व करके देखेंगे, है ना। देखो इसको जब मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा तो जैसे ही मैं 1 को लूँगा तो 1 की बेटा रो कॉलम गायब हो जाएगी, इस तरह से आपको ये बचेगा, इनका क्रॉस गुणा करो, साइन का साइन में साइन स्क्वायर x, बीच में माइनस आता है, कोस का कोस में कोस स्क्वायर x, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर, तो आगे आ जाएगा और साइन स्क्वायर पीछे, तो बेटा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस 2x का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, बस 1 को जैसे ही लोगे ना तो यहाँ क्रॉस करो, तो कोस का कोस में कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, कोस 2x का। तो देखो चीज़ वही है, ये माइनस में है, बस ये प्लस में है। अब ये देख लेना इनमें से कौन सी डिटर्मिनेंट पूछी गई थी। आगे अगले क्वेश्चन में बेटा 6 8 10 और ये कह रहा 7 डिजिट हैं, इसमें टोटल मीडियन यानी माध्यिका पूछी है। बिल्कुल आसान काम है, मैं आपको बिना फॉर्मूले के बता दूंगा। देखिए 6 8 10 7 डिजिट तक इसे लिख लो। कितनी डिजिट दी हुई हैं, ये 7 है ना, 6 8 10 12 14 16 18, और माध्यिका जो होती है वो बीच वाली होती है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, कुछ भी। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये है Z1, ये है Z2। आपको चाहिए पहले Z1 इंटू Z2 निकालना, बाद में इसका मोड करना है। देखो मोड कैसे निकलता है बच्चों, मोड हमेशा ध्यान रखना, मोड Z1 Z2 पूछा हो तो ये हमेशा मोड Z1 इंटू मोड Z2 के इक्वल होता है, यानी अलग अलग आप मापांक निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो मैं पहले इसको एक सही मानक रूप में लिख रहा हूँ। मानक रूप में कैसे लिखोगे, एक सेकंड देखो। जैसे cos 45 क्या है, 1/√2, आयोटा साइन 45 ये भी 1/√2, तो √2 अंदर जाके दोनों को काटेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस आयोटा। अब इसका जब आप मोड निकालोगे तो मोड होता है √a² प्लस b², तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। Z2 का देखिए कैसे निकालेंगे, ये है आपका √3, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 आयोटा साइन 30 की 1/2, ठीक है। √3 का अंदर गुणा कर दो तो 3/2 प्लस आयोटा √3/2। अब इसका आपको मापांक निकालना है, तो वो कैसे निकलता है, √a² प्लस b²,
तो 3/2 का तो 9/4 हो गया, रूट 3/2 का वर्ग हो गया 3/4। तो 9 और 3 12, 12/4 का मतलब रूट 3 हो जाएगा। तो इसका रूट 2 और इसका रूट 3 यानी फाइनली रूट 6 आ जाएगा। क्लियर? ये रहा इन मॉड ऑफ Z1 Z2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, y इक्वल tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस वैल्यू dy dx की पूछी है। देखना कैसे, y इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस को आप जानते हो हम tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। स्क्वायर रूट को खा जाएगा tan इनवर्स को खा जाएगा, बचेगा x/2। वो पूछ रहा dy dx निकालो यानी अवकलन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x का 1 हो जाएगा अपॉन में 2, ये हो गया अवकलन। 1 सेकंड की कहानी है। अगला कोऑर्डिनेट से आ गया, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। क्या कह रहा है, इसके समांतर और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखो समांतर रेखा, कोई भी रेखा चाहिए, चाहे वो समांतर हो चाहे लंबवत हो, उसके लिए आपको इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1 लगाना है। अब पॉइंट तो ये रहे बेटा x1 y1, अब आपको m यानी ढाल चाहिए। तो आपको पता है समांतर रेखाओं की ढाल बराबर होती है, तो जो इसकी ढाल होगी वही इसकी होगी। तो इसकी ढाल कैसे निकालेंगे, इसको माइनस a/b से निकाल सकते हैं। अरे भाई ढाल का यही तो तरीका होता है। तो a कितना है, x का गुणांक 3, b -4, तो यहाँ m की वैल्यू 3/4 हो गई। ये आप इसमें डाल दो, तो y माइनस y1 कितना है, ये -4, तो माइनस माइनस हो गया +4। m कितना है ये रहा बच्चों 3/4, x माइनस x1 ये रहा 3। चलिए क्रॉस गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 4y + 16, 3 का अंदर 3x - 9। ये दोनों को बेटा उधर ले जाओ, 3x 4y उधर गया माइनस का, 16 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस के 9 और माइनस के 16 माइनस के हो गए 25। ये आपका आ गया है ना। आगे अगला देखिए क्या कह रहा है, ये एक सर्किल का इक्वेशन है बेटा, सर्किल का, और इसकी रेडियस पूछी है। तो रेडियस आप जानते हो सर्किल की होती है √g² + f² - c। अब इसके लिए आप कहोगे GFC कहाँ से आएंगे, बेटा कोई भी सर्किल दिया हो उसका मानक रूप हमेशा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। तो इसमें x का कोफिशिएंट यहाँ -8 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2g है, तो g की वैल्यू हो गई 2 से ये कैंसिल हो गए -4। ऐसे ही 2 से इसे कैंसिल करोगे तो f -3 हो जाएगा, c 0 है। ये GFC यहाँ ले आओ, g² तो बेटा 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, f² यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और c 0 हो गया। 16 और 9 25 का वर्गमूल हो गया 5। सही है। आगे देखते हैं, x² = -16y, इसकी पूछी है डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता का समीकरण पूछा है। पहले आपको पता ही है कि ये जो है वो x² = -4ay के टाइप का पैराबोला है ना। और इस तरह का जो पैराबोला होता है बच्चों, वो किधर की तरफ खुलता है, वो खुलता है नीचे की तरफ, और इसकी नियता आती है ऊपर की तरफ, है ना। और यहाँ से अगर आप एक ही वैल्यू देखो तो एक ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौके 16 4। और जब नीचे की ओर कोई परवलय खुलता है तो उसकी नियता का समीकरण होता है y = a। तो a कितना है 4, ये आंसर आ गया, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये देखो बिल्कुल ही बेटा झंडू टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। इसका एरिया पूछा है, क्या पूछा है, एरिया, है ना, एरिया पूछा है। कोई भी दीर्घवृत्त हो बेटा, दीर्घवृत्त देखिए ये आपका होता है दीर्घवृत्त, इसमें ये साइड होती है a और ये b, और इसका कभी भी एरिया यानी ये अंदर का स्पेस पूछे तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है π/ab। बस ये याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, इसने एक फंक्शन दिया था sin x cos x, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। मैक्सिमम वैल्यू देखना इसकी कैसे निकलेगी। चलो इसमें 2 का भाग और 2 का गुणा कर लो एक बार। अब आपको पता है बेटा कि 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a।
साइन के अंदर चाहे 2x हो, चाहे 100x हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी रेंज आप जानते हो -1 से 1 होती है। तो आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या लेंगे? +1। तो +1 जैसे ही आप इस sin 2x की जगह +1 लोगे तो 1/2 का 1 में 1/2 ही होगा। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा 10 15। देखो वैसे तो 10 15 की वैल्यू आप जानते ही हो 2 - √3 होती है। अब अगर ये आपको प्रूव करनी हो, निकालनी हो, मान लो डायरेक्ट याद नहीं आई तो कैसे निकालोगे? देखो भाई 15 को 45 - 30 लिखोगे, tan ऑफ a - b का फॉर्मूला लगा दो। इस फॉर्मूले के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, चाहे वो 12 जुलाई का पेपर हो, चाहे 13 जुलाई का हो। tan ऑफ a - b का फॉर्मूला होता है बच्चों tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। चलिए ये इसमें लगा दो। a की जगह क्या है? 45 माइनस b की जगह 30 अपॉन 1 + tan 45 tan 30। तो बताओ बच्चों tan 45 का मान क्या है? 1। tan 30 का 1/√3। और यहाँ देखना 1 + tan 45 का 1, tan 30 का 1/√3। यहाँ LCM ले लो। LCM √3 आएगा, क्रॉस गुणा होगा √3 - 1 और √3 + 1। आप कहोगे सर ये तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आया है, अपने को तो 2 - √3 चाहिए। बेटा अब इसको आप ऐसा करो, और ज़्यादा आगे बढ़ाना हो तो इसको कंजुगेट कर लो, संयुग्मी का गुणा कर लो। तो √3 - 1 √3 - 1 यानी ये √3 - 1 का होल स्क्वायर हो रहा है। खोलो होल स्क्वायर कैसे करोगे? 3 + 1 - 2 √3। नीचे बेटा कैसे करोगे? a + b × a - b यानी a² - b²। तो √3 का √3 में 3 - 1, 3 और 1 4 - 2 √3/3 में से क्या 2, 2 का दोनों में भाग लगा दो। दोनों में भाग लगाओगे तो ये 2 - √3। इस तरीके से आपने देखा tan 15 को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक, कभी भी tan 75 पूछ ले तो ये 2 + √3 कर देना है ना। अगला कह रहा है बेटा log 60 कि log 60 को एक्सपेंड फॉर्म प्रसार रूप में लिखना था और इसके ऑप्शन वहाँ दिए हुए थे। log में आप जानते हो 60 के फैक्टर क्या होंगे? 2 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। और log में बेटा जो चीज़ होती हैं गुणा में, वो सब किस में आ जाती हैं? प्लस में। और log 2 और log 2 क्या होता है बच्चों? 2 log 2 और ये आपका log 3 + log 5। इस तरीके से इसको कहते हैं एक्सपेंशन प्रसार। तो ये था बेटा अपना 14 जुलाई 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ का पेपर पूछा गया था एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वो क्लियर। ये और भी 1-2 क्वेश्चन कोई बाकी रह गया, वो मैं अगली शिफ्ट में आपको करा दूंगा और एग्जैक्ट क्लियर कर लेता हूँ और बच्चों से। ठीक है, आपको करना ये बच्चों, अगर आपने एयरफोर्स का एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है या आगे एग्ज़ाम है तो मेरे चैनल पे 2011 से 2021 तक की पूरी 10 सालों की हर साल के हर शिफ्ट के पेपर की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट दी हुई है। उस प्लेलिस्ट को आप सर्च कर लेना जाके, और अगर आपको नहीं मिले तो मुझे इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप आप करना, मैं आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा। तो बाकी बच्चों को जल्दी जल्दी बेटा वीडियो शेयर कर दो, अगर आपको अच्छा लगा है तो सर की भी हेल्प करो थोड़ी, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर